तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ बॉडी प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जस्ट बिगिन टू स्लाइड मतलब कंडीशन लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप भी होता है, ऑफ द प्लेन इज 1 in 4। अब बच्चा ये जो 1 in 4 है, इसी कारण से क्वेश्चन सबसे अच्छा हो जाता है। जब भी ऐसा टर्म लिखा है 1 in 4 या 1 in x, तो इसका इतना सा मतलब है कि आपको यहां पर साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। कभी हो सकता है आपको ऐसा भी लिखा मिल जाए 1 in x, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो बच्चों यहां से सबसे पहली बात ये आपको इंपॉर्टेंट समझनी है। अगर आपने ये समझ ली, इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। तो साइन थीटा हो गया 1/4, बॉडी प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड जस्ट बिगिन टू स्लाइड। क्या कुछ याद आ रहा है? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, वहां पर सर ने क्या अच्छी सी बात समझाई थी कि उस केस में आपका जो टेन थीटा होता है वो म्यू एस के बराबर होता है। और आपको यही तो पूछा है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब मुझे टेन थीटा की वैल्यू मिल जाए तो मुझे म्यू एस मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा। अब सोचो आपको साइन थीटा मालूम है तो क्या टेन थीटा ढूंढ सकते हैं? अगर मैं इसकी ट्राइंगल भी बना देता हूं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक्चुअली में 1x और 4x होगा, पर इजी कैलकुलेशन के लिए अपन इसको 1 और 4 मान लेते हैं। तो ये 1 हो गया, अगर ये एंगल थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4। और बेस निकालना है तो बेस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, उसका अंडर रूट, तो रूट 15 आ गया। अब मुझे टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 अपॉन रूट 15 इज इक्वल टू म्यू एस, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया है। एंड द क्वेश्चन इज इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड अ हेवी स्फेरिकल बॉल इज म्यू एंड द रेडियस ऑफ द बॉल इज स्मॉल r, then find the maximum height to which the insect can crawl up in the ball। तो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज अगर ऑब्जर्व करें तो मान लेते हैं कि यहां पर हमको एक बाउल दिया गया है और इस बाउल की जो रेडियस है वो कितनी है? स्मॉल। तो मान लीजिए कि ये अगर इसको इमेजिनरी हम लोग पूरा बना दें तो ये उसका सेंटर होगा, और यहां पर हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि अपना इंसेक्ट प्लेस्ड है, इस पॉइंट पर अपना इंसेक्ट प्लेस्ड है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये इंसेक्ट इस बाउल पे क्या करता है? क्रॉल करता है। तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक क्रॉल कर सकता है? तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा लाइन बाय लाइन समझें, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। मान लीजिए कि यहां इसने बॉटम मोस्ट पॉइंट से क्रॉल करना स्टार्ट किया, क्रॉल कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, क्रॉल कर रहा है। मान लेते हैं यहां तक वो बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ रुका हुआ है, आई मीन यहां पे आके अगर वो रुकना चाहे तो वो स्टेबल है। पर क्या हमने नोटिस किया कि जैसे ही वो इससे ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है वो नीचे स्लिप हो जाता है, फिर उसने ट्राई किया ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है, फिर नीचे स्लिप हो जाता है। मतलब ये वो एक लास्ट पॉइंट है जहां तक वो इजीली क्रॉल कर पा रहा है, इसके ऊपर चढ़ते ही वो नीचे फिसल जाता है। मतलब अगर हम लोग ग्राउंड से देखें तो ये वो हाइट है जो हमें कैलकुलेट करनी है, इस हाइट तक वो इजीली क्रॉल कर पा रहा है। तो बच्चों हम लोग यहां पर ये बात भी करेंगे कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहां से स्टार्ट किया इसने और यहां तक आ गया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो गया? थीटा। बच्चों नोटिस कीजिए, अब अगर हम लोग फोर्सेस मार्क करें तो फोर्सेस मार्क कर लेते हैं और नोटिस करते हैं कि यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। ये जो होगा वो कौन सा होगा? mg। बच्चों हम लोग mg के कंपोनेंट्स कर सकते हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए mg के कंपोनेंट करने के लिए ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल। और यहां पर ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। बच्चों देखिए नॉर्मल रिएक्शन ने mg cos थीटा को बैलेंस किया एंड बिकॉज ऑफ mg sin थीटा इसकी जो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है, फिसलने की टेंडेंसी है, वो कहां है? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहां आ जाएगा? ऊपर, इस तरह से। तो बच्चों यहां पर हमने बोला कि इस पर्टिकुलर लोकेशन तक वो वहां पर आसानी से क्रॉल कर पा रहा है, मतलब यहां से वो फिसलता नहीं है। तो अगर यहां से वो नहीं फिसल रहा है इसका मतलब सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो बच्चों अगर यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लें तो mg sin थीटा किसके बराबर हो गया? f के। और mg cos थीटा किसके बराबर हो गया? नॉर्मल के। बच्चों अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें तो ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू।
अब ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कहीं भी म्यू एस और म्यू के अलग से डिफाइन नहीं है, सिर्फ म्यू लिख कर दिया था, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो हमने म्यू एस और म्यू के एग्जैक्टली सेम कंसीडर कर रखा है। अब बच्चों अगर इस क्वेश्चन में आगे हम लोग बात करें कि इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें ये एच निकालना है, तो हमें और कौन सी कंडीशंस दी है उन पर चर्चा करते हैं। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, इस क्वेश्चन में यहां से यहां तक ये हो गई बाउल की रेडियस, जिसको हमने नाम दिया स्मॉल आर। बच्चों इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, y, है ना, इसको हम लोग y मान लेते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये है हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन, तो बच्चों ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। बच्चों बेस की वैल्यू हमें पता है कितनी दी गई है, y। क्या परपेंडिकुलर यानी कि इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? एग्जैक्टली। तो बच्चों अगर हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है तो r क्या है हमारे लिए, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, बेस। तो स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, म्यू। अब बच्चों हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, क्योंकि हमें पता है कि यहां से यहां तक ये पूरी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, r के। अगर हमें y पता चल जाता है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r माइनस y। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, आई मीन ये इज इक्वल टू म्यू y। बच्चों स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर y स्क्वायर। बच्चों y स्क्वायर उधर चला गया तो r स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए y स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग y स्क्वायर निकालना चाहे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और सिंपली अगर y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल दें तो ये हो जाएगा रूट ओवर r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब बच्चों जब हमें y पता चल चुका है तो h हमको कैलकुलेट करना था, और h का तरीका हमें पता ही है कि ये पूरा r है, ये y हमारे लिए नोन है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, h। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r माइनस y। तो बच्चों r माइनस y, क्या हम लोग यहाँ पे r स्क्वायर का r बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो बिल्कुल r बाहर निकाल के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो बच्चों या तो अपना आंसर हम लोग यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर वो डिपेंड करता है ऑप्शंस में से कि इन दोनों में से r कॉमन निकाल के और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस रूट ओवर 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। एग्जैक्टली। अब बच्चों यहाँ पर एक डाउट आता है, आई थिंक आपके दिमाग में आया होगा, और वो डाउट ये होता है कि सर अगर ये बच्चे यहाँ पे ये जो इंसेक्ट है वो क्रॉल कर रहा है तो इस पर्टिकुलर हाइट तक ये क्रॉल कर पा रहा है, आपने बताया, हमने समझा, पर वो चीज हमें थोड़ी सी और समझनी है कि यहां से जैसे ही ये ऊपर चढ़ता है तो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट तक ही क्यों वो ऊपर चढ़ पा रहा है। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगर यहां से थोड़ा सा भी मैं ऊपर कर देता हूं तो थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो mg sin थीटा बढ़ जाएगा, mg cos थीटा कम होगा, mg का cos थीटा कम होगा तो नॉर्मल कम होगा, नॉर्मल कम होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, तो मे बी एक पर्टिकुलर हाइट के बाद जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अब कैपेबल नहीं होगा उस mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि mg sin थीटा थीटा बढ़ने की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये एक कारण हुआ जो हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना था, जो बच्चों का जनरली एक डाउट भी होता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या अज्यूम करना है कि जो बॉडी है ये एक्सलेटिंग हो रही है डाउनवर्ड। अगर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे रिटार्डेशन हो, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी हो, वहाँ पर सिर्फ एक ही फ्रिक्शन वर्क करता है, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये mg sin थीटा इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, तो और इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है और मोशन भी नीचे ही हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा, F के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। और बच्चों यहाँ पर ग्रेविटी का कौन सा फॉर्म लग गया होगा, mg cos थीटा, और यहाँ पर लग गया होगा नॉर्मल। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन ये बैलेंस्ड है, बट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ये एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है,
और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से आ रहा है उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी वही अपने को ढूंढनी है। तो अपने को एक चीज मालूम है एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखो, डाउनवर्ड फोर्स कितना एम जी साइन थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ के, ऑब्वियसली बात है कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा एम जी साइन थीटा, तभी तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो आई कैन से नेट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। क्या एफ के की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दूं म्यू के इंटू एन, और म्यू के इंटू एन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एम जी कॉस थीटा। तो आई कैन से एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ढंग से देखिएगा एम 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 सब कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो जी साइन थीटा से भी छोटी है। अगर ये स्मूथ होता तो जी साइन थीटा होता, और क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन आ चुका है तो जी साइन थीटा म्यू के जी कॉस थीटा से कम हो गया, और ये इसका क्या है बेटा एक्सेलरेशन। और यही वैल्यूज अपने को आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएगी, तो ध्यान रखना फ्रिक्शन को जरूर कंसीडर करना है। बच्चों अब हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सेकंड पार्ट इस तरह का भी होता है कि मान लीजिए कि एक एम मास की बॉडी है, इसको हम लोगों ने अलोंग द इंक्लाइन कुछ वेलोसिटी देकर प्रोजेक्ट कर दिया है ऊपर की तरफ। तो बच्चों ये डेली लाइफ का एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन हमारे सामने होता है, हम किसी बॉडी को कुछ वेलोसिटी देकर ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दें तो हम नोटिस करते हैं कि थोड़ी ऊपर जाने के बाद अलोंग द इंक्लाइन वो रुक जाती है। तो बच्चों अगर वो रुकी है तो क्वेश्चन के पैटर्न क्या होंगे कि यहां से जब ये ऊपर जाके रुकी तो कितने टाइम बाद रुकी, कितनी डिस्टेंस चलने के बाद रुकी, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जब फेंका था तो v नॉट थी, थोड़ी देर बाद कितनी हो गई होगी। सिमिलरली जैसे सर ने आपको बताया यहां भी क्वेश्चन इसी मैनर में होंगे कि टॉप से बॉटम आ रही है, कितने टाइम में, कितनी डिस्टेंस में, या कितनी वेलोसिटी से वो वहां पहुंचेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग दूसरा पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। बच्चों मान लें कि हम लोग जानते हैं कि थोड़ी देर बाद जाके ये अगर रुक जाती है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड उसका 0। तो बच्चों आप नोटिस कर रहे हैं कि इनिशियली उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था, कुछ वैल्यू थी, और थोड़ी देर बाद जाके वो वेलोसिटी 0 होगी, मतलब केस ऑफ रिटार्डेशन। और हम अच्छे से जानते हैं कि रिटार्डेशन कब होता है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो बच्चों अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन अप द इंक्लाइन प्लेन है तो डेफिनेटली यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। और बच्चों हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है, इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में रहा होगा। तो अब चेक करते हैं वो नेट फोर्स कितना है और कौन सा है। बच्चों यहां पे अगर हम लोग फोर्सेस मार्क करें तो हमेशा की तरह ये होगा नॉर्मल, यहां पर ये वैल्यू क्या होगी mg cos थीटा। बच्चों ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी mg sin थीटा। बच्चों जरा नोटिस कीजिए कि ये ब्लॉक सरफेस के रिस्पेक्ट में मूविंग है और कहां मूव कर रहा है, ऊपर। तो नोटिस कीजिए कि सरफेस के रिस्पेक्ट में वो ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड। बिल्कुल। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग यहां लगा दें तो इसको मैंने लिख दिया एफ के, जिसकी वैल्यू होगी म्यू के एन। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg cos थीटा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि इस एक्सेलरेशन को जनरेट कौन कर रहा था, तो अपना आंसर आएगा ये दोनों फोर्स मिलकर जो कि बॉडी के मोशन के अगेंस्ट थे वो उसका अपोज कर रहे हैं और वहां पर एक ऐसा एक्सेलरेशन जनरेट कर रहे हैं जो वेलोसिटी के अगेंस्ट है और बॉडी को रिटार्ड कर रहा है। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों वही एफ नेट बराबर ma, एक ही इक्वेशन है पूरे एनएलएम और फ्रिक्शन में जिससे सभी क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट किया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं mg sin थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन, जिसकी वैल्यू है म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। बच्चों m से m वापस से कैंसिल हो गए तो g sin थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ऑब्जर्व कीजिए ये जो एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अब इस एक्सेलरेशन को कैसे निकालता है वो सर ने और मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब इन्हीं क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। आप नोटिस कीजिए कि ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इंक्लाइनेशन प्लेन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो थीटा कांस्टेंट, जी को हम लोग कांस्टेंट मान ही रहे हैं, स्मॉलर हाइट्स की बात कर रहे हैं, म्यू के
कांस्टेंट ही होता है, तो ओवरऑल टर्म यहां पर जो कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो बच्चों देखते हैं इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस। द ब्लॉक स्लाइड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा। द सेम ब्लॉक इज पुश्ड अप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन with an initial velocity v naught from the bottom. Then find the distance covered by the block before coming to rest. अब बच्चों यहाँ पे एक बात समझना, जब ब्लॉक नीचे आ रहा था तब उसकी वेलोसिटी कैसी थी? कांस्टेंट। व्हाट इन बाय कांस्टेंट वेलोसिटी? एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो है तो आप यहाँ से कुछ इजी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पर कोई बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स जो भी होगा mg sin थीटा, उसको एग्जैक्टली इक्वली किसी ना किसी ने बैलेंस कर दिया होगा। कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा? अपोजिट टू द मोशन। तो यहां पर लग गया F, और उस F की वैल्यू क्या होगी? म्यू n, और n क्या होगा? mg cos थीटा। पर यहां पर म्यू कौन सा होगा जब मोशन हो रहा है? तो म्यू k। अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो आप उसको सिर्फ एक म्यू ले लेते हैं। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं mg cos थीटा, और यहां लिख सकते हैं नॉर्मल, और ये हो गया अपना फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक, बिकॉज मोशन में है। तो आई कैन से mg sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन, एंड दिस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल। तो mg sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg cos थीटा। बच्चों यहां से क्या टर्म मिली आपको? mg कैंसिल हो गया, cos थीटा नीचे जाएगा तो tan थीटा किसकी वैल्यू आ गई? म्यू के बराबर आ गया। याद करो, ये पहले भी अपने पास आ चुकी है टर्म, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। अब क्या बोला गया है? द सेम ब्लॉक इज पुश्ड अप अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अब उसको नीचे से ऊपर फेंक दिया विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, जैसा भी जस्ट पहले वाले कंडीशन में देखा था। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बच्चों यहां पर क्या कर सकते हैं वो देखो, मैं डायरेक्टली वही एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं जो सर ने जस्ट इससे पहले निकाला था। तो क्या उसके अंदर जो अपना रिटार्डेशन आया था, रिटार्डेशन क्यों बोल रहा हूं? वेलोसिटी के अपोजिट है। एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ब्लॉक को मैं नीचे से पुश कर रहा हूं v नॉट से, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था, और इस एक ही वैल्यू जो आई थी पिछले टर्म में, मैं डायरेक्टली उसको यूज कर रहा हूं। वो क्या थी? g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। बेटा ये म्यू के था वहां पर, जिसको अपन ने म्यू मान के चल रहे हैं, तो म्यू आ गया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्यों ना इस म्यू की वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं। ये म्यू क्या है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो मैं यहां पर वही लिखता हूं, g sin थीटा प्लस म्यू की वैल्यू tan थीटा विच इज sin थीटा बाय cos थीटा इंटू g cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये g sin थीटा, ये भी g sin थीटा, क्या बन गया? 2g sin थीटा। इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन वैल्यू हो गई 2g sin थीटा, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बॉडी को रिटार्ड कर रहा है। अब मेरे को निकालना है डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ। तो सर ने आपको पहले ही बताया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जाएगी इसके ऊपर, मिनिमम ऊपर जाते जाते इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। आई कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू फाइनल वैल्यू जीरो, इनिशियल वैल्यू v नॉट, और क्या ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लिखूंगा माइनस 2 इंटू 2g sin थीटा इंटू s वो डिस्टेंस है जो ये रुकने से पहले तक कवर कर लेगा। इसका मतलब इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? 4g sin थीटा s। 4g sin थीटा इंटू s इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर। और बच्चों ये ऐसे तो ढूंढना है, इस 4g sin थीटा को नीचे ले आते हैं, तो आंसर क्या आएगा? s इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर अपॉन 4g sin थीटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, कभी कभार गलती से अपन म्यू की वैल्यू पुट करना भूल जाते हैं और अपन ऑप्शन ढूंढते रहते हैं कि ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसी फॉर्म में ही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में वी नॉट गिवन था तो वी नॉट बिल्कुल आंसर में है। क्वेश्चन में इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा गिवन था तो थीटा गिवन है, और जी तो कांस्टेंट है ही सही, उसके अलावा कोई और टर्म ऐसी नहीं है जो गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स एज मच
time to slide down at 45 degree rough incline as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree incline. Then find the coefficient of kinetic friction between the object and the incline. बच्चों इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम लोग समझे। पहले क्या कंडीशन दी गई है, इमेजिन कीजिए कि एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है जो कि स्मूथ है और एक बॉडी को हम लोग टॉप से बॉटम तक रिलीज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। और अब अगर हम लोग इसी इंक्लाइन प्लेन को रफ कर दें तो अब इसको टॉप टू बॉटम आने में टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा क्योंकि सरफेसेस कैसी है, रफ। और हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हिंट दी ही है कि जो रफ इंक्लाइन का टाइम है वो n टाइम्स ज्यादा है। तो क्यों ना हम लोग इसी क्वेश्चन को गिवन हिंट से ही सॉल्व कर दें। दोनों इंक्लाइन प्लेन का पहले हम लोग टाइम निकाल देते हैं, देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ये जो इक्वेशन दी है, जो कंडीशन दी है उसके साथ इक्वेट कर देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग स्मूथ प्लेन की बात करें, बच्चों स्मूथ प्लेन मान लेते हैं कि यहां से यहां तक एक s डिस्टेंस है ये वाली, और बॉडी को हम लोगों ने टॉप से रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं होगा और mg sin थीटा की वजह से ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी लाइक दिस। तो एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, फोर्स अपॉन मास। तो बच्चों फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है इसको नीचे लाने के लिए वो है mg sin थीटा, अपॉन में दिया है मास, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, g sin थीटा, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो बच्चों अब हमने ऑब्जर्व किया कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप इसको x डिस्टेंस कवर करनी है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हाफ at स्क्वायर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है s। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों ut हम लोगों ने 0 कर दिया क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक्सेलरेशन कितना हम लोगों ने निकाला, g sin थीटा। तो यहां से अगर हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल दें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2s by a। a की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी है 2s अपॉन g sin थीटा। बच्चों थीटा अब हम लोग प्लेस कर देते हैं कितना, 45। तो बच्चों आगे अगर इसको हम लोग बढ़ाए तो अब हमें कैसा इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, रफ इंक्लाइन प्लेन। बच्चों रफ इंक्लाइन प्लेन पे सारी कंडीशंस जो हमने ली है, डिस्टेंस की, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, वो सब कुछ सेम है। बस फर्क कितना है कि अब यहाँ पे हमें फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि सरफेस कैसी है, रफ। और हमें पता है कि अगर ये सरफेस के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ऊपर। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि वापस से हम लोगों ने अगेन सेम इंक्लाइन प्लेन कंसीडर किया ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, और थीटा की वैल्यू 45 वो हम लोग आगे प्लेस करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0। बच्चों mg sin थीटा नीचे लग रहा है जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लग रहा है, ऊपर, और ये पूरी डिस्टेंस अब भी कितनी है, s। बच्चों सोच के देखिए कि एक्सेलरेशन अभी सर ने आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन अगर है तो एक्सेलरेशन क्या आया था, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, और उसको अब हम लोग डायरेक्टली प्लेस कर रहे हैं। पर एक्सेलरेशन इस बार मैं लिख रहा हूं a1 और टाइम क्या लिखेंगे, t1, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने टाइम को डिफाइन कर दिया है t से, तो यहां पे टाइम कुछ अलग होगा। एक्सेलरेशन डिफाइन कर चुके हैं a से, तो यहां एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन अब भी वही अप्लाई की है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इस बार जो टाइम होगा वो कितना होगा, t1 इज इक्वल टू 2s अपॉन a1, और a1 की वैल्यू मैं थीटा इक्वल टू 45 के साथ प्लेस कर रहा हूं, g sin 45 माइनस म्यू के g cos 45। तो बच्चों अगर इसको हम लोग आगे इक्वेट कर दें विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, जो रफ इंक्लाइन प्लेन का टाइम है t1 वो n टाइम्स है, किसके, t टाइम्स से, यानी कि किससे, स्मूथ इंक्लाइन पे जो टाइम लगा है। इन वैल्यूज को अगर हम लोग वहां पर प्लेस कर दें तो बच्चों देखिए t1 की वैल्यू हमें दी गई है, प्लेस कीजिए 2s अपॉन, बच्चों sin 45 1 by रूट 2, तो ये हो जाएगा g by रूट 2 माइनस म्यू के g cos 45 इज आल्सो g by रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू के g by रूट 2 इज इक्वल टू n, और t की वैल्यू बच्चों 2s अपॉन g sin 45 अगेन g by रूट 2। बच्चों यहां पर जो टर्म कैंसिल हो रही है, नोटिस कीजिए डिनोमिनेटर में क्या है, g by रूट 2, तो g by रूट 2, अब मैं इसमें यहां पर छोटा सा एक चेंज कर देता हूं, देखिए g by रूट 2, g by रूट 2 और ये g by रूट 2 कैंसिल, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे बच्चों तो ये कितना होगा, 2s अपॉन इज इक्वल टू n स्क्वायर 2s।
2s से ये 2s Cancel हो गया। तो यहाँ पे बचेगा 1/1 माइनस म्यू के इक्वल्स टू n स्क्वायर। बच्चों इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं सॉल्व करके, म्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन में इक्वेशंस बनाए, और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं।